Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 17 अप्रैल 2025 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स या गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट, कोई भी स्कीम्स, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब एक जगह पर आपको मिलने वाली है। आज के सेशन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन आर्टिकल्स के साथ साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। दोस्तों इस लेक्चर में आप केवल करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ही नहीं, उस करंट अफेयर्स को समझकर और लंबे समय तक याद करके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना ताकि हाथों हाथ आप अपने इस लेक्चर को या इस टॉपिक को पक्का करके चल सकें और डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाए। आपका माइंड उसके प्रति इतना हैबिचुअल हो जाएगा कि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा ये काम मैं डेली बेसिस पे कर रहा था। तो एक जो फोमो होता है, एक डर होता है उस चीज़ का, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सोचोगे सर आज बड़े दिनों बाद वापस से इस सेशन में आ गए हैं, ऐसा कैसे? देखो ये जो सेशन है लास्ट हमने 31 मार्च तक अपलोड किया हुआ है। उसके बाद 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर्स के ये वाले अपडेट्स हैं उनके पीडीएफ्स रेडी हैं, तो उनका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा या मंथ के लास्ट में कंपाइलेशन निकालेंगे जिसमें आपको वो सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो अब से वापस से मॉर्निंग में, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, मैंने आप लोगों से रिसेंटली पूछा भी था वीडियोस के अंदर में, क्या हमें दो सेपरेट वीडियोस चलाने चाहिए या एक कंबाइन करके यहाँ पे चलाएं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, सर हम केवल द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर वो न्यूज़पेपर एनालिसिस एज इट इज़ चलने वाला है, जैसे पहले चल रहा था वो तो आपको मॉर्निंग में मिलता ही मिलता है हर हाल में, ठीक है। अपना चैनल उसी ले जाना जाता है। अब एक नई चीज़ के लिए और जाना जाएगा जहां पे मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट पावरफुल करंट अफेयर्स हम लोग यहां पर कवर करेंगे, जहां पे हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के मेंस क्वेश्चन हो, प्रीलिम्स क्वेश्चन हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो शुरुआत करें दोस्तों। चलिए फिर आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए, पूरे लेक्चर का एक सारांश निकाल लेना, समरी निकाल लेना, वो भी केवल एक पेज है। मैं ये नहीं कह रहा हर एक पॉइंट लिखने बैठ जाना, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट होएगा। आपको बस खाली करना क्या है, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है कि यार ये मुझे याद रखना ज़रूरी है ना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये भूल सकता हूँ, एक लाइन में लिख लिया, दूसरी लाइन में लिखना है। एक A4 शीट साइड्स का जो पेपर है वो लेकर बैठो और पूरे लेक्चर का यहाँ पर जितना भी कह सकते हैं मामला है वो निकाल कर निचोड़ कर रख देना, जो कि आपको लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि टेस्ट भी इसमें होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से लेक्चर को सुनना। चलिए सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो सिलेबस का आपका ये बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं। हम दोस्तों बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। अभी मैं समझाऊंगा ये केस एग्जैक्टली था क्या, इसके पीछे के कारण क्या बने जिससे ये पूरी की पूरा जो यहाँ पे हत्याकांड है वो होता है, ठीक है। लेकिन हम ये जलियांवाला बाग मैसेकर अचानक से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 13 अप्रैल दोस्तों वो तारीख निकली है जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, वो व्यक्ति आपको ये देखने को मिलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन में इस आर्टिकल को पब्लिश किया जा चुका है, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं एक निडर व्यक्ति जिनका नाम है सर शंकरन नायर, ठीक है, याद रखना, यानी पर्सनैलिटी है जो चर्चाओं में है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पब्लिकली अंग्रेजों के सामने खुली निंदा की थी जलियांवाला बाग केस की। बाकी कोई या किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी जो खुलेआम इस तरीके से यहां पर इस हत्याकांड की कह सकते हैं निंदा कर सके। ये निकल कर आए दोस्तों, तो इनके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। चलिए आइए मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स बताता हूं जो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में हेल्प करेंगे। सबसे पहले इनका जो कंप्लीट और जो पूरा नाम है वो है चेतुर शंकरन नायर, ध्यान में रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट इंडियन ज्यूरिस्ट है, ठीक है, यानी कि अगर आप देख पाओगे लॉ की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई की है, पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं। उसके अलावा सोशल रिफॉर्मर भी यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे 19th सेंचुरी के समय पर और अर्ली 20th सेंचुरी के समय पर। इनके जो योगदान है सोसाइटी के प्रति वो बहुत बड़े हैं। जब मैं बात करता हूँ योगदान की, तो ऑब्वियस सी बात है लॉयर थे, तो लॉ के मामले में, कानून के मामले में इनके बहुत सारे योगदान हैं। उसके अलावा पॉलिटिक्स, एजुकेशन या सोसाइटी के अंदर में कहीं पर सुधार करने की बात हो रही है तो उसमें भी यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये जो जाने जाते हैं, जिस वजह से अभी हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस किया,
इनके जाने जाने के पीछे का रीज़न दोस्तों वो यहाँ पर याद रखना यह है कि इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में सीधा सीधा खुले स्टेटमेंट देने शुरू किए। पब्लिकली यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी उसके खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए, बिल्कुल बोल्ड तरीके से। ठीक है, तो काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर हुए उस समय पर कि आप देखो देश के प्रति कितना ज़्यादा प्यार है। एक नेशनलिस्ट प्रिंसिपल्स यहाँ पर इनकी साइड से झलक रहे थे, लोग यहाँ पर इससे इंस्पायर हो रहे थे कि हाँ ये व्यक्ति है जो खुलेआम आलोचना कर सकता है इन अंग्रेज़ों के सामने इनकी पॉलिसीज़ की। अब क्या होता है, अब दोस्तों यहाँ पर नायर साहब का थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो जलियांवाला बाग केस इंसिडेंट से यहाँ पर इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंसिडेंट बहुत दुखद है हमारे लिए। आज तक अंग्रेजों ने ये माफ़ी नहीं मांगी कि जो ये 1919 में उन्होंने हत्याकांड किया था। 13 अप्रैल आपको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 में ये हत्याकांड होता है जहाँ पे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जाती हैं इन ब्रिटिशर्स के थ्रू। कहाँ पर? जलियांवाला बाग जो अमृतसर के अंदर में प्रेजेंट है। गोलियां चलाई गई, उन गोलियों के निशान आज भी वहाँ की दीवारों पे प्रेजेंट हैं। समझ रहे हैं, ये केस निकल कर आया था। अब जब ये पूरा 1919 में हत्याकांड हुआ तो काफ़ी लोग यहाँ पे डर चुके थे, लोगों में डर का माहौल था, गुस्सा भी था लोगों के अंदर में। अब लोग यहाँ पर देश की आज़ादी की तरफ यहाँ पर मांग कर रहे थे, बढ़ रहे थे उस तरफ। तो इसी दौरान यहाँ पे जो शंकरन नायर साहब हैं दोस्तों, ये निकल कर आते हैं और पब्लिकली ओपन तरीके से कंडेमनेशन करते हैं, यानी कि इसकी निंदा करते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये किया, आखिरकार ये क्या किया, निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। और स्पेशली निंदा किसकी की गई? माइकल ओ डायर की गई। माइकल ओ डायर उस समय पर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, और बाद में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब इसकी इतनी निंदा की गई ना, तो क्या हुआ, शंकरन नायर साहब के ऊपर में डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया गया कि भाई यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश की जा रही है माइकल ओ डायर को। तो माइकल ओ डायर ने सुई करवा दिया, ठीक है, डिफेमेशन के केस में। इतना सब कुछ यहाँ पर ये चल रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है? मैटर करता है उस समय पर लोगों में वो शक्ति नहीं आ रही थी, वो साहस नहीं आ रहा था कि इस तरीके से अंग्रेजों के इस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति इसके अगेंस्ट में बोला जा सके। तो वो साहस यहाँ पे दिखाने की जब कोई एक शुरुआत करता है ना, तो बाकी लोग, दूसरे लोगों के अंदर में भी वही उत्साह आता है कि हाँ हमें भी साथ में खड़ा होना चाहिए, किसी ने तो शुरुआत की है। ये वो व्यक्ति थे, ठीक है, ये वो पर्सन थे दोस्तों जिन्होंने अपने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ग्रो किया। और ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये भावनाएं बाकी सारे इंडियंस के अंदर में धीरे धीरे करके उभरने लगी, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। फिर उसके बाद में एक ड्रैकोनियन लॉ आया, रोलेट एक्ट, है ना। रोलेट एक्ट के बारे में आपको पता होगा। ये रोलेट एक्ट भी एक कारण बनता है दोस्तों जिससे कि जलियांवाला बाग ये हत्याकांड हुआ था। अभी मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, रोलेट एक्ट क्या है वो भी आपको पता चलेगा। क्लियर हो गया इतना? अब आइए सुनिए। अब यहां पे जब बात आती है जुडिशियल और लीगल कंट्रीब्यूशंस की, तो मैंने आपको बताया इनके योगदान हर एक सेक्शन में, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स करने में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे लॉ के अंदर भी इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि शंकरन नायर साहब मद्रास हाई कोर्ट के जज के तौर पर सर्व कर चुके हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स यहां पर ये पास कर चुके हैं। जब इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात आती है तो एक जजमेंट बहुत पॉपुलर है, बुदासना वर्सेस फातिमा 1914 का ये पर्टिकुलर केस है। इस केस के अंदर में यहाँ पे इन्होंने बोला था कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर वापस से हिंदुइज्म के अंदर में रिकन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो उसको ऐसा मत समझो ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, यानी कि साथ में लेकर आओ, वो आना चाह रहा है आने दो। इससे क्या होगा, रिलीजियस और जो सोशल हार्मनी है, एकता यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर खासकर इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज के प्रति, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में। यानी कि वो व्यक्ति निकल कर आए, क्योंकि उस समय पर आप देख पाओगे जातिवादी का ये पूरा जातिवाद बहुत ज़्यादा था। आज भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये सभी को पता है। न्यूज़ आर्टिकल्स हम देखते हैं कि हाँ क्या क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो नायर साहब हैं, शंकरन नायर साहब, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया। ठीक है, दो अलग अलग जातियों के बीच में यहाँ पर शादियां हो रही है, इंटर रिलीजियस मैरिज हो रही है, उसको भी यहाँ पर एक कह सकते हैं लीगैलिटी का सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड करवाया। यानी जो उससे पहले एक बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच जो चल रही थी उसको यहाँ पर बदलने की कोशिश की गई इनके माध्यम से। फिर बाद में दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स आपको नजर आएंगे, तो वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स याद रखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या होता है, इनको
इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट कर लिया जाता है 1897 में। एक सेशन चल रहा था, अमरावती सेशन, उस सेशन के दौरान यहाँ पर इनको एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया। बाद में ये वाइसरॉय काउंसिल के अंदर भी यहाँ पर मेंबर की तरह सर्व करते हैं। ठीक है, यानी कि एजुकेशन पोर्टफोलियो के हिसाब से देखोगे तो एजुकेशन पोर्टफोलियो के हिसाब से भी यहाँ पर एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। उसके अलावा उस समय पर ब्रिटिशर्स के दायरों के में इस तरीके से यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, लेकिन वो ये व्यक्ति थे जिन्होंने इन सब पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करके रखा। इन्होंने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया। ठीक है, इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो भी ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, जिस तरीके से अंग्रेज चला रहे हैं उनमें हमारा भी पार्टिसिपेशन हो सकता है, वो चीज़ दर्शाई इन्होंने और लोगों को इंस्पायर किया कि हाँ आप भी आइए, हमारा देश है ये। फिर बात आती है रोल इन एजुकेशन की। तो अभी हमने डिस्कस किया किस तरीके से लॉ में इनका योगदान रहा। अब दोस्तों एजुकेशन, शिक्षा में इन्होंने क्या योगदान दिया, उसके अलावा रिफॉर्म्स कमीशन की जब बात आती है तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो याद रखिएगा एक यूनिवर्सिटी कमीशन है जिसका नाम है राले यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया था 1902 में। और उसी दौरान जब ये कमीशन में अपॉइंट हुए तो उस कमीशन को काम दिया गया था हायर एजुकेशन को रिव्यू करना। इन्होंने हमारे देश के अंदर में जो हायर एजुकेशन है उसको पूरी तरह से रिव्यू किया, देखा कहाँ कहाँ पर कह सकते हैं ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। समझ गए। फिर उसके बाद में बात आती है लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। तो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। शंकरन नायर साहब की जब बात आती है तो एक इन्फ्लुएंशियल राइटर भी थे, ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, लॉयर भी थे, राइटर भी थे, तो लेखक का काम भी उन्होंने किया। इन्होंने आप कह सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं वो हमारे सामने प्रेजेंट किए, जिसमें गांधी एंड एनार्की, ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि जो राइटिंग है इनकी साइड से निकल कर आती है, जहाँ पे गांधी एनार्की के बारे में बहुत सारे जो वर्क हैं, महात्मा गांधी जी के जो काम थे, है ना, जो मेथड्स थे उनके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भी बहुत सारे मूवमेंट्स। तो कहीं कहीं पर नायर साहब ने यहाँ पे महात्मा गांधी जी के इन मेथड्स की आलोचना भी की है अपनी इस किताब में गांधी एंड एनार्की के अंदर में। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो जर्नल्स थे उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे मद्रास रिव्यू हो गया या मद्रास लॉ जर्नल हो गया, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के जज थे। तो ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए मद्रास रिव्यू, मद्रास लॉ जर्नल, इसमें यहाँ पर किसका ये कंट्रीब्यूशन रहा है, तो नाम अगर कुछ कमेंट्स में मिल जाए, क्योंकि नाम चर्चाओं में है, तो याद रखिएगा यहाँ पे शंकरन नायर साहब। ठीक है, पूरा नाम है चेतुर शंकरन नायर। क्लियर हो गया। तो उन्होंने एक बड़ी लेगेसी यहाँ पर सेंड करी है, बड़ा मतलब आप कह सकते हैं चीज़ों को दर्शाया है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश की है इन पर्सनैलिटी ने, और किस तरीके से अपना एक जो बोल्ड स्टांस है वो दिखाया है कि हाँ अगर कुछ गलत है इसके खिलाफ में मैं खड़ा हूँ, चाहे कितना भी डरा लो, कितना भी धमका लो, दूसरे को धमका नहीं सकते हो, मैं सच के रास्ते पे खड़ा हूँ। जलियांवाला बाग मैसेकर एक भयानक हत्याकांड था और इसकी आलोचना होनी चाहिए, तो उस समय पर वो व्यक्ति थे जिन्होंने खड़े होकर आलोचना की, वो भी पब्लिकली। अब दोस्तों ये था क्या जलियांवाला बाग मैसेकर, आइए फटाफट इसको भी यहाँ पे समझते हैं। हिस्ट्री का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये जो हत्याकांड है ये होता है 13 अप्रैल 1919 में। तो अभी रिसेंटली, क्योंकि आज है 17 अप्रैल, तो अभी यहाँ पर 3 दिन पहले 13 अप्रैल था, याद रखिए। माना जाता है कि ये जो पूरा टाइम पीरियड था ना, ये 13 अप्रैल का जो दिन है, ये हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा डार्केस्ट डे माना गया है। एक टर्निंग पॉइंट हुआ पूरे इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर में, एक बदलाव कर दिया गया पूरी तरह से, लोगों की जो डिमांड है वो पूरी तरह से बदल गई। लोगों के अंदर में एक कह सकते हैं कि ना आग है वो जलने लगी कि हाँ अब हमें आज़ादी चाहिए, बहुत हो गया ये। जलियांवाला बाग मैसेकर एक वाकई में भयानक हत्याकांड, जिसकी माफ़ी आज तक इन अंग्रेज़ों ने नहीं मांगी है इतना कुछ करने के बाद। अब बात यहां पर आती है इसके बैकग्राउंड के बारे में कि आखिरकार यह हत्याकांड था क्या। मैं आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, किस बाग में किस तरीके से निहत्थे भीड़ के ऊपर में गोली चलाई गई। अब दोस्तों यहां पर यह सुनना कि आखिरकार जलियांवाला जो हत्याकांड है, जो मैसेकर है, ये हुआ कैसे, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी। तो उस पूरी कहानी में अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास में आता है रोलेट एक्ट ऑफ 1919 में, क्योंकि यहां पर यह हत्याकांड होता है 13 अप्रैल को। ठीक है, अब हम 13 अप्रैल से पहले चल रहे हैं मार्च के महीने में। 10 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट 1919 को पास किया गया। इस रॉलेट एक्ट को ऑफिशियल तौर पे एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट का नाम भी दिया गया है, याद रखिए।
ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट में क्लियरली ये बोला जाता है कि जो सरकार है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस कॉलोनियल गवर्नमेंट को पूरी ताकत दी गई कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर में शक है कि वो देश के खिलाफ यानी उनकी सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहा है, बिना किसी ट्रायल के उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको कस्टडी में रख लिया जाएगा। तो यानी सरकार अपने पास में मैसिव पावर्स को लेकर लाने की कोशिश कर रही थी। समझ रहे हैं? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी लोगों के फ्रीडम के ऊपर में, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर में। कोई कुछ नहीं बोलेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, बोलेगा तो कहेंगे सेडिशन का केस है, उठा के यहां पर इसको जेल में डाल दो। और जेल कब तक? वो भी 2 साल तक। इस तरीके का एक्ट आया, ये था रोलेट एक्ट। यानी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, लोगों के ऊपर में पूरी तरह से शिकंजा कसने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से इसको यहां पे ब्लैक एक्ट का नाम भी दिया गया कि यह पूरा कानून ही एकदम गंदा है, भद्दा है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से वॉयलेट करता है। अब क्या हुआ? रोलेट एक्ट जब आया तो लोगों में यहां पर अब क्या हुआ? गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद में रोलेट एक्ट के बाद में गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो शुरू होता है, क्योंकि रोलेट एक्ट के रेस्पॉन्स में ही गांधी जी ने देश भर में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है सत्याग्रह मिशन। अब सत्याग्रह क्या है? इन्होंने यहां पर एक आर्टिकल पब्लिश किया सत्याग्रही करके, और यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1919 में, जहां पे इन्होंने देखो इस एक्ट के अगेंस्ट तो खिलाफ इस खड़ा होना था, बिल्कुल होना था भाई, ऐसा थोड़ी है कि लोग कुछ बोलेंगे नहीं। रोलेट एक्ट के खिलाफ खड़ा होना था और खड़ा होना जरूरी भी था। तो वो आर्टिकल यहां पर पब्लिश करते हैं जिसमें वो सब चीजें दिखाते हैं, लेकिन वो रेसिस्टेंस की बात तो करते हैं, लेकिन वो रेसिस्टेंस जो है वो नॉन वायलेंट के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे आपको पता है। ठीक है, गांधी जी शुरू से ही नॉन वायलेंट के पाथ पर चले हैं। नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा का रास्ता। उनका कहना है हिंसा से कोई उपाय नहीं आएगा, अहिंसा ही है, शांतिपूर्वक यहां पर हम क्या करेंगे, अपने जितने भी मांग है उसको पूरा करवाएंगे। अब क्या हुआ? इसी वजह से गांधी जी को पंजाब में आने से मना कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया कि गांधी जी पंजाब में एंटर नहीं कर सकते। सरकार ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कि अगर वो पंजाब में आने की कोशिश करे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। रोलेट एक्ट, उसके बाद यहां पर सत्याग्रह शुरू हुआ, देन उसके बाद में थर्ड अगर आप देख पाओगे तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट करना शुरू किया गया। ठीक है, और इन नेशनलिस्ट लीडर को पहले ही अरेस्ट कर लिया था दोस्तों, अगर आप देखोगे ना तो इनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की, आपने बहुत पढ़ा होगा इनके बारे में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये एक सबसे बड़ा सिंबल माने जाते हैं आज के समय पर हिंदू मुस्लिम एकता का। ठीक है, कि हिंदू मुस्लिम में जो यूनिटी जब दिखाई जाती है ना, जब भी एकता की बात आएगी इन दोनों के बीच में, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की हमेशा बात होती है। ये दोनों साथ में इकट्ठे हुए इस एक्ट के, इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की वजह से यहां पर दोस्तों लोगों के अंदर में एक ज्वाला भड़की और लोग यहां पर इकट्ठा होना शुरू हुए, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। और प्रदर्शन करते करते दोस्तों यहां पर क्या हुआ, इसी इवेंट से मैसेकर, ये पूरा हत्याकांड होता है। फिर समय बढ़ता चला गया, 10 अप्रैल 1919 आ गया। 10 अप्रैल, क्योंकि यहां पे आप देख पाओगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल प्रोटेस्ट करने निकल चुके हैं इस एक्ट के खिलाफ में। और 10 अप्रैल 1919 में जो प्रोटेस्टर्स शांतिपूर्वक बस खाली अपने डिमांड कर रहे थे, शांतिपूर्वक यहां पर इस एक्ट के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर में ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से ओपन फायर किया। पहले तो यहां पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था, मैं आपको बता दूं, अरेस्ट कर लिया गया इनको। अब क्या होता है, अरेस्ट कर लिया गया तो जब ये लोग भी अरेस्ट हो गए कि हाँ लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई रोलेट एक्ट आ चुका है, आप कुछ भी बोलोगे, किसी के खिलाफ में आओगे, प्रोटेस्ट करोगे, अरेस्ट कर लिए जाओगे। इन लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो जब ये भी अरेस्ट हो गए तो यहां पर लोगों में और ज्यादा गुस्सा भड़कने लगा कि हमारी आवाज जो उठा रहा है वो भी यहां पर अरेस्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, एक बहुत बड़ी गैदरिंग, हजारों की कगार में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं 13 अप्रैल 1919 में। हजारों की कगार में पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, शांतिपूर्वक वो जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बाग करंट समय पर अमृतसर के अंदर में प्रेजेंट है। तो ये जो मीटिंग हुई थी वो यही हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर ये फायरिंग इंसिडेंट हो चुका है और कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो जो लीडर्स को अरेस्ट किया गया है, लोग यहां पे उनको छुड़वाने की मांग कर रहे थे कि भाई आप रोलेट एक्ट भी ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे लीडर्स को अरेस्ट भी कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, अरेस्ट भी किया गया लोगों को, उनको छुड़वाने की बात हो रही है।
अब क्या होता है दोस्तों, उसी दौरान जब इस पूरे बाग में बड़ी कगार पे भीड़ इकट्ठी है, प्रदर्शन कर रही है, उसी दौरान यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम है डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर। ये जो डायर है दोस्तों, ये बाग में आता है और बाग में अकेला नहीं आता, बाग में अपने सोल्जर्स को लेकर आता है। उन सोल्जर्स के हाथ में बंदूकें होती हैं। इस बाग में घुसने का रास्ता, यहाँ पर घुसने निकलने के यहाँ पे नैरो पाथ थे, दो ही रास्ते थे। तो निकलने का एक ही रास्ता था, वैसे एक एंट्री एक एग्जिट। तो जो एक रास्ता था निकलने का, जहां से लोग निकल सकते थे, उस रास्ते को तो बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के बाद में अब वो जो भीड़ अंदर है बाग में, वो निकल नहीं सकती और डायर आ चुका है बाग में। सोल्जर्स को लेकर आया है जिनके हाथ में हथियार है, और सोल्जर्स को यहां पर ऑर्डर दे दिया उसने कि फायरिंग करना शुरू करो इस भीड़ के ऊपर में, बिना किसी वार्निंग के। कोई वार्निंग, एक वार्निंग तो दी जा सकती थी कि प्रोटेस्ट होगा, आप जा सकते हैं, है ना, यहां से, नहीं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बिना कोई वार्निंग के फायरिंग की गई, और फायरिंग इतने निर्दयी तरीके से, इतनी ब्रूटल तरीके से, आप ये देखिए 10 मिनट के अंदर लगभग 1650 राउंड्स फायर करे गए 10 मिनट के अंदर अंदर। और ये जितने भी ये फायर राउंड्स हुए थे दोस्तों, ये भीड़ के ऊपर किए गए थे। तो इससे क्या होता है, जो ब्रिटिश एस्टिमेट है वो यहां पर ये बताता है 291 डेथ हुई। यानी कि अंग्रेज तो ऑब्वियस सी बात है छुपाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अब निंदा होने वाली है सभी जगह पर, लोगों में और आक्रोश पैदा होगा। तो उन्होंने बोला कि केवल 291 डेथ हुई है। लेकिन जब इंडियन सोर्सेज से पता चला, स्पेशली जब इंडियन सोर्सेज की बात करते हैं, तो एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय कमेटी। इस कमेटी ने बताया 500 से ज्यादा लोगों की जान गई उस 10 मिनट की फायरिंग की वजह से, और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये थी दोस्तों यहां पर एक निर्दयी तरीका या निर्दयता जो दिखाई गई इन लोगों के थ्रू इस जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर में। नाम हत्याकांड दिया गया, हत्याकांड ही है वाकई में। अब क्या हुआ दोस्तों, ये वही आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये वही ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर है जिसने ऑर्डर दिया था ट्रूप्स को, ब्रिटिश ट्रूप्स को, कि भाई यहां पर फायरिंग करना शुरू करो। समझ गए? ये आप देख पाओगे जब फायरिंग हुई तो भगदड़ मच गई, लोगों के पास में अपना जान बचाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तो वहीं पर एक कुआं था, तो उस कुएं में लोग कूदने लगे। आप इमेजिन करो 120 जो शव हैं, जो बॉडीज हैं, वो यहां पर इस कुएं से बाद में निकाली गई, जो अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए सीधा। 1000 के आसपास लोगों की जान गई, कई हजार लोग यहां पर घायल हो गए। इस ब्रिगेडियर के ऑर्डर पर 10 मिनट में जो ये 1650 राउंड्स फायर किए गए थे, उसकी वजह से ये सब कुछ यहां पे हमने देखा। अब क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है देश में एक और डर पैदा होता है। लेकिन इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी सामने आते हैं। आपने देखा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको यहां पर एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, उनने अपने टाइटल को त्याग दिया कि भाई रखो अपने पास में अपना टाइटल, मुझे नहीं चाहिए आपका टाइटल, और सीधा सीधा यहां पर इसकी आलोचना की इस जलियांवाला बाग मैसेकर की। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब लोगों का आक्रोश पैदा हुआ तो कुछ तो किया होगा ना। मतलब कहने का यह है ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड को ऐसे छोड़ दिया गया क्या? कुछ तो एक्शन लिया गया होगा। अब एक्शन लेने के लिए भी दोस्तों यहां पर इन्होंने हंटर कमीशन बना दिया कि यह कमीशन देखेगा पूरा मामला, और इस कमीशन ने यहां पर डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी को यहां पर बुलाया। यह कमेटी बनती है 14 अक्टूबर 1919 में, और इन सब ने मिलकर डायर को कुछ नहीं करा, है ना। जहां पे सख्त से सख्त सजा मिल सकती है, इसको केवल बोला गया कि आप रिजाइन कर दो, है ना। इसको रिजाइन करवा दिया गया कि भाई पोस्ट कर दो और इस्तीफा देके जाओ। जबकि यहां पर ब्रिटिश सोसाइटी में कुछ सेक्शंस में यह हीरो बना रहा, यह हरकत करने के लिए, यह नीचता दिखाने के लिए। अब बात आती है यहां पे दोस्तों लेगेसी एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की, कि भाई यहां पर इससे आखिरकार क्या परिणाम निकल कर आया बाद में, किस तरीके से यहां पर और हम अपने नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो इससे अब धीरे धीरे करके जो ये कुछ हुआ जलियांवाला बाग के अंदर में, नेशनलिस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर में एक बड़ा बदलाव आया। इस हत्याकांड की वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव आया। इस हत्याकांड की वजह से जिस ब्रिटिशर्स के ऊपर थोड़ा सा विश्वास हो रहा था इनके इंटेंशंस के ऊपर कि वो ग्रेट करना चाहते हैं चीजों को, अब यहां पर वो विश्वास खत्म हो चुका था। अब डिमांड यहां पर उठती है सेल्फ रूल की, यानी स्वराज की। हम खुद से रूल करेंगे,
इसकी डिमांड मजबूत होती चली गई लोगों में। गांधी जी का यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल आया, नेशनल तौर पे इनको एक इंपॉर्टेंस मिला, क्योंकि अब इनको लेकर पब्लिक सपोर्ट और बड़े लेवल पर बढ़ चुका था, इनकी लीडरशिप को लेकर और इनकी स्ट्रैटेजी को लेकर, जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी, की अंग्रेजों के साथ में बिल्कुल काम नहीं करने वाले हम, इस हत्याकांड की वजह से। फिर यहीं पर एक व्यक्ति जिनको हम भूल जाते हैं, वो है शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दोस्तों यहां पे जलियांवाला बाग मैसेकर का कुछ रेवेंज लेने की कोशिश की, बदला लेने की कोशिश की। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माइकल ओ डायर को मार दिया था। माइकल ओ डायर उस समय पर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, और गोली चलाने के लिए जो रेगिनल डायर था उसको इसी माइकल ओ डायर ने बोला था। तो ये आप कह सकते हैं माइकल ओ डायर को मारा शहीद उधम सिंह ने। उधम सिंह को जब हम देखते हैं तो कह सकते हैं ये लंदन गए और लंदन में उन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मार दी, क्योंकि वो उस समय पर पंजाब का गवर्नर था जब ये पूरा हत्याकांड हुआ। तो ये लंदन में जाके उसे गोली मार दिया इन्होंने। बाद में इनको भी फांसी की सजा सुना दी गई उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 में। हिस्टोरियंस कई बार मानते हैं कि भाई यहां पर उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को क्यों मारा, जबकि यहां पर गोली चलाने के लिए जिसने कहा था वो कौन था? गोली चलाने के लिए जिसने कहा था वो था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनल डायर। तो माइकल ओ डायर को क्यों मारा गया? तो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ओ डायर जो है ना, ये असल में सबसे बड़ा विलन था। असल में विलन था, यानी कि इसी ने ही ये पूरा हत्याकांड करवाया, क्योंकि इसी व्यक्ति ने ही, क्योंकि ये उस समय पर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसी ने ही ऑर्डर दिया रेगिनल डायर को कि जाओ और उस भीड़ को हटाओ। तो यहां पे उधम सिंह जी ने इसको मारा, समझ गए? अब आगे आइए दोस्तों, अब जैसे उधम सिंह जी ने यहां पर ये कदम जब उठाया तो गांधी जी यहां पर इसको कंडम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि देखिए मैं नॉन वायलेंस की बात करता हूं, यहां पर जो हरकत की गई है वो नॉन वायलेंस की बात यहां पर नहीं करती है। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें यहां पर हमको दिख रही थी। अब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यह है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यह दर्शाता है अंग्रेजों का एक निर्दया चेहरा, ब्रूटल नेचर, जिसके बाद नेशनल मूवमेंट की मांग उठती है और साथ ही साथ में हम यहां पर अपने मूवमेंट्स के अंदर में और ज्यादा मजबूत होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये याद रखिएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बहुत रेलिवेंट चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। पूरा एक टॉपिक यहां पर मैंने आपका समाप्त कर दिया है और ये पता होना चाहिए हर व्यक्ति को एग्जैक्टली क्या हुआ है, और ये आपको शेयर भी करना है वीडियोस। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अब यहां पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है 2009 का, क्योंकि आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2009 में एक क्वेश्चन भी पूछा है। यहां से क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन? ठीक है, यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो ये रॉलेट एक्ट है, इसको यहां पर इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिला? तो रॉलेट एक्ट ने क्या किया था ये आपको पता होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। रॉलेट एक्ट का काम क्या था? रॉलेट एक्ट ने उस समय पर अंग्रेजों की सरकार को पूरी तरह से ताकत दे दी थी कि लग रहा है कि इसके ऊपर शक है तो उसको सेडिशन के चार्जेस के अंदर बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर दिया जाए, वो भी 2 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी हिस्ट्री खत्म की है, अब सीधा आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर में। ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज के अपने थंबनेल के अंदर भी मेंशन कर रखा है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट के अंदर में क्लियरली ये बताया जा रहा है, जो हमारे जियो साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक वार्निंग शेयर की है कि भारत की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो डीलैमिनेशन के थ्रू गुजर रही है। देखो ये नया वर्ड यूज हो रहा है, डीलैमिनेशन। आप जब देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उसके नीचे प्लेट्स प्रेजेंट है, वो प्लेट्स मूव करती हैं। जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे के सामने आएंगी, कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, एक दूसरे से दूर जाएंगी, डाइवर्जेंट मूवमेंट, एक दूसरे के साइड में अगर स्लिप करेंगी, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, ये पढ़ते हैं। यहीं पर एक तरीका आता है दोस्तों डीलैमिनेशन का, डिलिमिटेशन नहीं, डीलैमिनेशन। तो ये जो वर्ड है ना डीलैमिनेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो एक्चुअली में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह बोला गया है कि भारत और यूरेशिया की जो प्लेट है, क्योंकि आपको जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, चलो पहले मैं बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं हर एक पॉइंट्स को। दोस्तों यह है टेक्टोनिक प्लेट्स की पूरी कहानी, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन प्लेट की। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्लेट्स फैली हुई हैं और ये सारी प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, आपस में टकराती हैं। टकराने से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है ना। तो ये है दोस्तों अपनी इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट बाकी यहां पर कुछ प्लेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बताइए इंडियन प्लेट्स कौन कौन सी प्लेट्स के कांटेक्ट में रहती है। तो इंडियन प्लेट के ऊपर आती है यूरेशियन प्लेट, ये है अरेबियन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट और नीचे है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये कुछ प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि यहां पर इंडियन प्लेट के पास में रहती हैं, इसके साथ में मूव करती हैं। तो आप ये देखोगे कि ये जो इंडिया वाला पोर्शन है, अगर मैं आपको एक तरीके से दिखाऊं, ये जो इंडिया वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इंडिया एक समय पर अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, ये इंडिया इधर हुआ करता था। तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ये लैंड बाउंड्रीज है वो टूटी, है ना, यानी कि डाइवर्जेंस देखने को मिला। वो टूटने के बाद में ये धीरे धीरे करके मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, जिसके बाद यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ से टूट के सीधा ऊपर आके चिपक गया। यानी इंडियन प्लेट जो है वो ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद में यूरेशियन प्लेट के साथ में जुड़ गई। जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ में आके टकराई ना इंडियन प्लेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले हिस्से में हिमालयाज जिसकी हम बात करते हैं ये माउंटेन बन गए, क्योंकि हिमालयाज एक प्रकार के आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हिमालयाज यानी फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। तो कहोगे टकराती हैं तो उससे क्या हो गया, देखो सिंपल सी बात है, आप एक पेपर लोगे, एक पेपर लेके इस वाले कोने को इस वाले कोने को पकड़ो और यहाँ पर दोनों को पास में लाने की कोशिश करो। जैसे ही पास में लाओगे ये पेपर क्या होगा, ऐसे उड़ जाएगा ऊपर। वही यहाँ पर क्या हुआ इन प्लेट्स के साथ में, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट। जब ये इंडियन प्लेट आई यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराई तो क्या हुआ, बीच में ये जो लैंड बाउंड्री है वो सिकुड़ गई ऊपर की साइड में और इससे फोल्ड माउंटेन यानी हिमालयास का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। बाकी एक फोटो और शानदार सा है अपने पास में, ये वो आपको दिखाना को मिलेगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। नीचे अफ्रीका से इंडियन प्लेट इस तरीके से खिसकते खिसकते ये सीधा ऊपर पहुंची, यूरेशियन प्लेट के साथ में यहाँ पर ये मिल जाती है। ठीक है, तो आज इंडियन प्लेट के पास में कौन कौन सी प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है एंड सोमाली प्लेट भी है, देन ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, इधर बर्मा प्लेट भी है, जो यहाँ पर भारत की इन प्लेट्स के साथ में कांटेक्ट रखती हैं। ठीक है, याद रखना है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, करना चाहो तो। नॉर्थ में है यूरेशियन प्लेट जो ऊपर देखने को मिलेगी, वेस्ट में है अरेबियन प्लेट, साउथ वेस्ट पे अफ्रीकन प्लेट एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के अंदर में ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो अभी हम ये सारी की सारी प्लेट्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब दोस्तों क्या होता है ना, इन प्लेट्स के बीच में मूवमेंट्स होते हैं। अब वो मूवमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये आपके सामने एक फोटो है बहुत शानदार सा। ये प्लेट्स मूव करती हैं, एक मूवमेंट को कहते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मतलब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, ठीक है। और एक होता है कॉन्वर्जेंट, यानी एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं। जब एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं ना, तो दोस्तों इसमें एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये वाली जो प्लेट है ये ओशियन प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है, याद रखिएगा। ये जो है ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कॉन्टिनेंटल मतलब अपनी क्रस्ट वाली ज़मीन पे जो यहाँ पर ये ज़मीन प्रेजेंट है, ये इधर समुद्र है। तो समुद्र की प्लेट और ज़मीन वाली प्लेट दोनों को देखते हैं ना, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट से ओशियनिक प्लेट ज़्यादा डेंसर, ज़्यादा हैवी होती है, भारी होती है। तो ज़्यादा भारी होने की वजह से जब ये आपस में टकराती है ना, तो अपने भार की वजह से ये क्या करती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंस जाती है। जैसा आप देख पाओगे धंस गई, जैसे ही धंस गई इस वाले जोन को हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। जब सबडक्शन जोन बोलते हैं ना, तो अब आपको पता होगा आसपास ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी कैसे फटता है। रीज़न तो यही है कि भाई जो भारी वाली प्लेट थी वो नीचे धंसी जब, तो नीचे एक बहुत ये मैग्मा वाली लेयर है, ये सब कुछ गर्मा गर्म चल रहा है, मैग्मा है, ठीक है, अपने जो भी चीज़ आएगी उसको पिघला देगा। ठीक है, तो ये प्लेट जब ये नीचे आई ना, तो बहुत मैसिव एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, मैसिव एनर्जी जनरेट हो रही है। यहाँ पर ये जो मैग्मा है वो राइज हो रहा है, पास के वॉल्केनो से दोस्तों यहाँ पर ये मैग्मा पार हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी फटना, वॉल्केनिक इरप्शन होना। तो ज्वालामुखी फटता है अगेन इन प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से। भूकंप आता है, आपस में दो प्लेट टकरा रही हैं, तो इससे क्या होगा, मैसिव एनर्जी रिलीज होगी, तो वो भी यहाँ पर इन प्लेट्स के टकराने की यानी मूवमेंट्स की वजह से आता है। एक होती है ट्रांसफॉर्म यानी प्लेट बाउंड्री, ये इस तरीके से मूव करती है, इसमें कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो मिनिमल इंपैक्ट वाली यहाँ पर ये वाली जब कह सकते हैं ट्रांस बाउंड्री वाला प्लेट बाउंड्री होता है या ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है। ठीक है, ये तीन क्लियर हो गया।
अब ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ओशन प्लेट ज़्यादा भारी होती है तो नीचे धंस जाती है हमारी कॉन्टिनेंटल के, जैसी धंस गई मैग्मा को यहाँ पर कह सकते हैं जो नीचे मैग्मा प्रेजेंट है वो मैग्मा यहाँ पर ऊपर उठता है और ज्वालामुखी के अंदर में एक बड़ा विस्फोट हमको देखने को मिल जाता है। सिंपल हो गया। अब देखें जरा एक आध फोटो और है, हाँ बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भारत की जो प्लेट है, क्योंकि इंडियन प्लेट ऊपर यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराती है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराती है। रिपोर्ट यह कह रही है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है धीरे धीरे। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, धंस रही है। तो कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अरे धंस तो रही है वो तो बात सही है, लेकिन धंसते धंसते वो जो प्लेट है भारत की वो दो हिस्सों में टूट रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सिंपल सी चीज, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे आई, ये आप देखोगे ये रही इंडियन प्लेट और ये रही यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जब नीचे धंसी तो इस प्लेट के दो भाग हो गए, ये प्लेट ऐसे जानी चाहिए थी पूरी, ये प्लेट ऐसे कंप्लीट होनी चाहिए थी, ठीक है ना, पता होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इस प्लेट के दो भाग हो गए। दो भाग क्यों हो गए, क्योंकि ये जो प्लेट इतनी मोटाई थी इसका निचला हिस्सा जो है ये भारी है, निचला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा ये ज्यादा भारी था, ये टूट गया। और दूसरा जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो इसके नीचे धंस रहा है धीरे धीरे। तो मेंटल जो है ना, ये मेंटल के अंदर मैग्मा जो है वो यहां पर फ्लो कर रहा है, बह रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डी लैमिनेशन। अगर ये पूरी तरह से जा रहा होता यानी सबडक्शन हो रहा होता, भाई प्लेट नीचे जा रही है सबडक्शन हो रहा है, लेकिन प्लेट टूट गई, आपस में स्प्लिट हो गई, दो भाग में टूट गई। तो इंडियन प्लेट दो भाग में टूट रही है यहां पर, इसको बोलते हैं, दो भाग में टूटने को बोलते हैं डी लैमिनेशन, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज डी लैमिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए डी लैमिनेशन एक प्रकार का जियोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर एक पर्टिकुलर प्लेट का जो निचला भाग है जो ज्यादा भारी है, डेंसर है, वो यहां पर टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है ऊपर वाले से, और सेपरेट होकर नीचे मेंटल के अंदर में सीधा सिंक हो जाता है। इससे हमारी प्लेट पतली हो गई। अब प्लेट पतली होने की वजह से दोस्तों एक तो पहली चीज क्या वार्निंग क्या शेयर की जा रही है, वार्निंग ये शेयर हो रही है कि बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है हमारे इन प्लेट्स के अंदर में, और बदलाव होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है, यहां पे मैसिव एनर्जी, धीरे धीरे वो एनर्जी स्टोर हो रही है, वो एनर्जी आज नहीं तो कल रिलीज होनी है, और वो एनर्जी रिलीज होगी अर्थक्वेक के फॉर्म में। और हम कह ही रहे हैं एक बड़ा मेगा क्वेक आने वाला है आने वाले 30-35 सालों के अंदर में, समझ रहे हैं। तो ये तो बोला ही जा रहा है ये बड़ा मेगा क्वैक आने वाला है। रीजन क्या होगा, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज बहुत तेजी से यहां पर चेंज हो रही हैं, और ये हमारे लिए यहां पर कंसर्न है। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो यहां पे मिल चुकी है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने, नाउ यू आर रेडी। आप डी लैमिनेशन के बारे में जानते हैं, इंडियन प्लेट्स के आसपास कौन कौन सी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता है, मूवमेंट कैसे हुआ है वो भी आपको पता है, किस तरीके से यहाँ पर इंडिया इधर से खिसक के ऊपर यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराया है इंडियन प्लेट, वो यहाँ पर आपको पता है, जिससे हिमालयाज, तिब्बतन प्लेट्यू ये सब यहाँ पर बनते हैं। अभी तक जो हमारी पुरानी थ्योरीज हुआ करती थी वो दो थ्योरीज थी, एक सबडक्शन थ्योरी थी, दूसरी अंडर प्लेटिंग। सबडक्शन यहाँ पर आप देख पाएंगे जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारी प्लेट है नीचे यहाँ पर धंस गई हल्की वाले के, है ना। भारी वाली जो प्लेट है जैसे ओशियन वाली प्लेट होती है वो पतली होती है, डेंसर होती है, तो वो एकदम से नीचे चली जाती है कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट के, तो वो सबडक्शन वाला मामला था। एक अंडर प्लेटिंग वाला है जहां पर इंडिया का लोअर क्रस्ट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, मतलब पूरी तरह से सबडक्शन नहीं हो रहा। देखिए दोनों के बीच में पता होना चाहिए, सबडक्शन मतलब गहराई से प्लेट अंदर चली जाना। लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारी यहां पर ओशन प्लेट है, ठीक है, और ये जो है ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के जस्ट नीचे पूरी तरह से डीप वे में धंस जाना प्लेट, उसको बोलते हैं सबडक्शन। और जो थोड़ी बहुत जाती है अंदर, केवल थोड़ी बहुत जाती है, ठीक है, फुल सबडक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं अंडर प्लेटिंग थ्योरी, जैसे यहां पर इंडिया और यूरेशियन प्लेट वाले केस में है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया वाली प्लेट यहां पर चेंज हो रही है, जो नई थ्योरी आ चुकी है विच इज डी लैमिनेशन। वो क्या है मैं आपको इसके बारे में यहां पर समझा चुका हूं, ठीक है। तो इससे यहां पे आने वाले समय पर थ्योरीज, जो टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरीज है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, है ना। और जो कॉन्टिनेंटल कोलिशन होता है, जो टकराव होता है, उसके बारे में थोड़ा सा नई जानकारी हमको मिल सकती है, अर्थक्वेक के बारे में हम पता लगा सकते हैं। बस खाली ये कुछ बेसिक सी बातें इसमें मेंशन की गई हैं, दैट्स इट। चलिए अगली खबर पर आते हैं, और अगली खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिए हिस्ट्री के साथ साथ जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के लिए भी रेलिवेंट है। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं अंबेडकर एंड गांधी के जितने भी आइडियोलॉजी हैं उसमें
सिमिलैरिटीज क्या है, एक जैसी बातें क्या थी, और दोनों किस किस पॉइंट के ऊपर में दोनों के आइडियोलॉजीज अलग अलग क्या थी। तो दोनों के आइडियोलॉजीज के बारे में मेंशन करेंगे। तो यहां पर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों के बारे में बात होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। और हम इसको क्यों डिस्कस करें, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। रीजन यहां पर यह है क्योंकि हाल ही में 135वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एंड महात्मा गांधी जी की। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी जी की नहीं, बी आर अम्बेडकर जी की। अब बी आर अम्बेडकर जी की जो ये 135वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है, इसी दौरान हमने बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों के आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना समझा। दोनों को आइडियोलॉजी हमने क्यों ली है, क्योंकि यूपीएससी 2015 में यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए दोनों की आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं, जिससे आपका टॉपिक थोड़ा वाइड लेवल पर और ज्यादा बेटर वे में क्रिएट हो पाएगा। चलिए अब पहले बात करते हैं जहां जहां पर इनके बीच में जो आइडियोलॉजी चल रही है वो एक जैसी है। जैसे वॉयलेंस, हिंसा को यहां पे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर देना, तो दोनों यहां पर उस चीज को सपोर्ट करते थे, चाहे वो गांधी जी हों चाहे वो अंबेडकर जी हों। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे गांधी जी ने स्ट्रॉन्ग तरीके से, वो हमको पता है किस तरीके से हिंसा के खिलाफ थे, वो अहिंसा के रास्ते पे चलते थे, यानी नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते थे। ये मार काट, ब्लड शेड, इन सबसे दूर रहते थे। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अंबेडकर जी का भी केस था, वो कम्युनिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, वो भी यहाँ पर इस तरीके से वॉयलेंस से दूर रहते थे। उनका मेन पर्पस था बुद्धा के रास्ते पे चलना, ठीक है, एक रैशनल रिफॉर्म्स करना, कंपैशन के रास्ते पे चलना। फिर दूसरा यहाँ पे आइडियोलॉजी आती है ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। तो ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस पे दोनों की विचारधाराएं क्या हैं, जरा सुनिए। गांधी जी ने सोशल जस्टिस के लिए हमेशा से एक चीज प्रमोट की है जिसका नाम है सर्वोदया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोदया मतलब सभी का उत्थान हो, सभी को यहां पे साथ में लेकर जाया जा सके, सभी यहां पर एक साथ ग्रो करें, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। तो सर्वोदया को यहां पे प्रमोट किया गया गांधी जी के थ्रू। ठीक है, फिर यहां पर अंबेडकर जी की जब बात होती है तो अंबेडकर जी ने यहां पर एक और चीज यहां पर प्रस्तुत की जिसका नाम है बहुजन हितैषी, यानी जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं उनका कल्याण हो। तो एक अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है, एक कल्याण की बात कर रहा है। अगेन यहां पर सिमिलैरिटीज आ जाती हैं सोशल जस्टिस के मामले में। फिर तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। याद रखिए दोनों ही व्यक्ति यहां पर एक एथिकल लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, क्या सही क्या गलत ये लाइफ में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक इंसान को पता होना चाहिए मेरे लिए यहाँ पर क्या वैल्यू सही है, क्या ये गलत है, मुझे इस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है। एक रैशनलिस्ट होना जरूरी है, लॉजिकल व्यक्ति होना जरूरी है। उस चीज को यहाँ पर दोनों ने सपोर्ट किया। तो ये वो आइडियोलॉजी थी जहां पर दोनों की जो सोच है वो सेम थी। अब दोस्तों यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कहां पे क्रिएट हुआ, जहां पे दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, तो वो है दोस्तों कास्ट और वर्ना सिस्टम। ये कैसे, क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वो सीधा सीधा और कंप्लीटली जो ये जातिवाद था इस कास्ट के बिल्कुल खिलाफ में थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट तरीके से इस जातिवाद को खत्म करने की बात करते थे। कुछ हिंदू स्क्रिप्चर जैसे मनुस्मृति है उसको भी यहां पर उन्होंने त्याग दिया, इसी यहां पर कास्ट को खत्म करने के कहने पर, कि भाई यहां पर ये कास्ट खत्म होनी चाहिए, इस चीज की यहां पर ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। जबकि गांधी जी की यहां पर जब बात होती है दोस्तों, तो गांधी जी ने भी जो अनटचेबिलिटी जैसी चीज चल रही थी, है ना, कि भाई यहां पर इसको छू नहीं सकते या छूत जैसी चीजें चल रही थी, उस चीज के खिलाफ में खड़े हुए, लेकिन एग्जैक्टली कास्ट के खिलाफ में खड़े नहीं हुए, ऐसा यहां पर मेंशन किया जा रहा है। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके गांधी जी ने एक रिफॉर्म्ड वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया। वर्ना सिस्टम आपको पता है ना। अब रिफॉर्म्ड वर्ना सिस्टम को शुरुआत में सपोर्ट किया गया, बाद में इन्होंने भी यहां पे क्या हुआ, जो ये जातिवाद है इसको खत्म करने की बात की। स्पेशली हरिजन में, ये जो वर्ड है हरिजन ये आया दोस्तों। तो गांधी जी ने यहां पर ये टर्म दिया हरिजन, किसके लिए, दलित्स के लिए। अब जब ये हरिजन वर्ड दलित्स के लिए दिया गया तो अंबेडकर जी यहां पर इस टर्म के अगेंस्ट में थे, कह रहे थे अब भी तो यहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हरिजन यहां पर टर्म दे दिया गया, तो ये इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। समझ गए, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, अंबेडकर जी ने यहां पे कुछ क्रिटिसिज्म किया है। इन्होंने ये बोला है, मतलब किसमें, वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। तो वहां पे इन्होंने गांधी जी को एक्यूज किया है कि जो दलित हैं, दलित को यहां पर ज्यादा सशक्त नहीं बना पाए, है ना, दलित की जो शक्ति है उनको अंडरमाइन किया गया है, उनको नजरअंदाज किया गया है। तो उस चीज का यहां पर जो क्रिटिसिज्म है वो भी फेस करने को मिलता है, ठीक है, गांधी जी को अंबेडकर जी की तरफ से। ठीक, अब बात आती है यहां पर रिलीजन एंड रिफॉर्म्स की। तो याद रखिएगा जब बात है रिलीजन की तो पता है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर धीरे धीरे करके
इसी जातिवाद के तहत, कास्टिज्म के तहत यहाँ पर हिंदुइज्म को रिजेक्ट कर देते हैं। हिंदुइज्म के बाद वो बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं 1956 में। स्पेशली नवयान बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब गांधी जी की बात आती है तो गांधी जी ने सर्वधर्म संभव, ये जो कोट है इसको सपोर्ट किया, सर्वधर्म संभव। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है, यानी इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को बराबर का रिस्पेक्ट यहां पर दिया जाए। तो बाकी यहां पर ये अपना हिंदू टेक्स्ट ट्रेडिशन उसी के साथ में यहां पर जुड़े रहे, ठीक है। जबकि यहां पर बुद्धिज्म में प्रवेश कर चुके थे, अडॉप्ट कर चुका था, अडॉप्ट कर चुके थे यहां पर बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक। अब बात आती है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जो अम्बेडकर साहब हैं, इनका मेन फोकस था संविधान के अंदर में नए नए बदलाव करे जाएं, रिफॉर्म्स करे जाएं, ताकि हमारे समाज से जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटी है, इसको पूरी तरह से खत्म कर सकें, रिड्यूस कर सकें। जबकि गांधी जी का जो मेन पर्पस था, मेन फोकस था, वो था ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर में। तो ज्यादातर यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जोर दे रहे थे, सेल्फ रूल, खुद से यहां पर हम रूल करेंगे, स्वराज के ऊपर में यहां पर वो जोर दे रहे थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्शंस के अंदर में बदलाव करने की जब बात आती है तो अंबेडकर साहब का यहां पर यह कहना था, जो डेमोक्रेसी है वो है एक इंपॉर्टेंट सोशल स्ट्रक्चर। डेमोक्रेसी के हिसाब से चीजें चलेंगी, लोगों के पास में यहां पर ताकत रहेगी। गांधी जी बिलीव करते थे ग्राम स्वराज के अंदर में, है ना, सेल्फ रूल के अंदर में, ठीक है, कि बाहर से यहां पर दूसरा इंटरवेंशन कम हो, लोग अपने हिसाब से अपने एरिया में गवर्नमेंट चलाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक मॉडल्स की जब बात आती है तो इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो अंबेडकर साहब ने सोशलिज्म को ज्यादा कह सकते हैं कि प्रमोट किया। इकोनॉमिक प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स हो, ठीक है, जो यहां पर अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की यहां पर बात की गई। अब गांधी जी ने यहां पर ट्रस्टीशिप मॉडल को अपनाया, ये यहां पे याद रखिएगा, ठीक है। ट्रस्टीशिप मॉडल हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई। ट्रस्टीशिप मॉडल की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत संपत्ति है, तो वो गरीबों की कल्याण में उसको लगाएं, तो उस मॉडल में ज़्यादा विश्वास करते थे गांधी जी। स्वदेशी मॉडल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल सेल्फ सफिशिएंसी, इन चीज़ों में यहाँ पर ज़्यादा योगदान रहा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दोनों की आइडियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ पर दोनों की जो सोच है वो सिमिलर है, कहाँ कहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंस है, वो हमने क्लियर किया। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ये चर्चाओं में है तो प्रीलिम्स में आने वाले समय पर क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। कई बार हम कह सकते हैं, कई बार क्या, ऑब्वियसली वो भारतीय संविधान के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है, 6 दिसंबर 1956 में वो चले जाते हैं ये दुनिया छोड़कर। तो ये दोस्तों यहाँ पर बर्थ और डेथ डेट है। बाकी यहाँ पर इनके बारे में कुछ ब्रीफ प्रोफाइल को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये बेसिक बातों को याद रखिएगा। सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, इस लेवल की यहाँ पर थिंकिंग शायद किसी के पास में हो, ठीक है। उसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय के यहाँ पर लेबर मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। जब यहाँ पर पूरा नया संविधान बन रहा था तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसके चेयरमैन ये थे। पहले लॉ मिनिस्टर यहाँ पर ये बने। बाद में भारत रत्न अवार्ड से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया 1990 में, डेथ के बाद यहाँ पर वो दिया जाता है तो वो दिया गया। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स में सपोर्ट किया, ठीक है। और काफ़ी सारी जगह पर इन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, अभी मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। यानी कि गांधी जी का अंबेडकर जी का कहना था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो बहुत ज़्यादा पीछे रह जा चुकी क्लासेस हैं, उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, अपने हिसाब से उनके इलेक्शंस होंगे, अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे, अपने हिसाब से सब कुछ वो करने वाले हैं, इलेक्शन संभालने वाले हैं। गांधी जी ने यहां पर इस चीज को त्यागा। इसी के लिए यहां पर पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में, है ना। पूना पैक्ट में यही तो था, महात्मा गांधी जी ने जो अंबेडकर जी का आइडिया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से इलेक्शंस होंगे, अलग से वो अपने हिसाब से अपने नेता को चुनेंगे, उस चीज को उन्होंने त्याग दिया। महात्मा गांधी जी ने उस आइडिया को त्यागा, इसी वजह से 1932 में पूना पैक्ट यहां पर ही साइन हुआ था, ठीक है। ताकि इलेक्शंस होंगे तो सभी के एक साथ इलेक्शंस होंगे, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा कि डिप्रेस क्लास के लिए अलग इलेक्शंस होंगे, उनके लिए अलग इलेक्शंस होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक साथ होना चाहिए। वो चीज यहां पर गांधी जी के साइड से प्रपोज की गई, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स की जब बात आती है दोस्तों, तो यहां पर आपको याद रखना है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ संगठन भी हैं जो कि यहां पर अंबेडकर जी ने बनाई। इंपॉर्टेंट जर्नल आपके सामने ये प्रेजेंट है ना। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे बुक्स जो लिखी हैं इन्होंने, एनिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल, है ना, हु आर दे एंड व्हाट दे हैव बिकम अनटचेबल्स। उसके अलावा द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वेमेन,
तो ये कुछ बुक्स हैं जो अंबेडकर जी की साइड से लिखी गई हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन यहाँ पे अंबेडकर साहब ने बनाए हैं, तो उन संगठन के बारे में याद रखना है। पहला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है। दूसरी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड तीसरा है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया था शायद हमने, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर में आप देख पाएंगे तो दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी, ठीक है। गांधी जी ने यहाँ पर ये अपोज किया, जहाँ पे अंबेडकर जी कह रहे थे कि डिप्रेस क्लास के लिए अलग से इलेक्शंस होंगे, तो गांधी जी ने बोला इससे हिंदुओं में जो यूनिटी है, एकता है, वो टूट जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक कह सकते हैं फास्ट रखना शुरू किया, ठीक है, कि मृत्यु हो जाएगी तब तक यहाँ पर वो फास्ट रखेंगे, नहीं तो फिर इससे क्या होगा, सिचुएशन को रिजॉल्व करना है। तो पूना पैक्ट साइन किया जाता है, जिसके बाद कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग है वो हटा दी जाती है। समझ गए? तो ये है दोस्तों पूरा डिस्कशन। हाँ, बात में याद रखिएगा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी को सम्मानित करते हुए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल, भारत रत्न यहाँ पर दिया गया इनको 1990 में। अम्बेडकर सर्किट यानी कि अम्बेडकर जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनको जोड़ा गया, जिसमें यहाँ पर मऊ है, लंदन है, नागपुर, मुंबई और दिल्ली है। उसके अलावा भीम ऐप, आज के समय पर भीम यूपीआई आप देख पाते हैं, वो अंबेडकर जी के नाम की ऊपर यहाँ पर लेकर आई गई है। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्री यूपीएससी कोचिंग यहाँ पे शुरू की गई है 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। असीम स्कीम हो गया, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस के तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट के यहाँ पे नौजवानों को। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर को, वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे अंबेडकर जी का जो एक रोल था ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसको दर्शाया जाता है। फिर हर साल अंबेडकर जयंती भी यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है 14 अप्रैल को। ये याद रखिएगा, नेशनल हॉलीडे है। इनका बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये बर्थ एनिवर्सरी मैंने आपको 14 अप्रैल की बताई थी, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो भी मिल चुकी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, यूपीएससी ने यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन पूछा था 2012 में, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। क्वेश्चन ये था कि नीचे आपको 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं, इन तीनों में से वो कौन कौन सी पार्टीज हैं जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया है, एस्टेब्लिश किया है। तो इसमें ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दोनों हैं, ऊपर वाली नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये वही है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आई होप आपको याद आ रहा है, ठीक है। ये है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस चीज़ को यहाँ पर फाउंड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। अब देखिए, यूपीएससी ने मेंस में भी यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में भी सवाल पूछा जा चुका है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके अलग अलग अप्रोचेस रहे हैं, अलग अलग रणनीतियां रही हैं, बहुत सारी चीजों में इनकी अलग अलग सोच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों का एक कॉमन गोल था। और दोनों का कॉमन गोल यहां पर क्या था कि जो दलित हैं उनको यहां पे उनका सुधार हो सके। एकमात्र लक्ष्य दोनों का यही था। आप इससे कितना सहमत हैं जरा समझाइए। 250 शब्दों में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको लिखने के बाद में सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, वहां से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे, अपने क्वेश्चन को भी सबमिट कर पाएंगे। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सके। तो क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अलग अलग दृष्टिकोण और रणनीतियों के बावजूद दलितों के सुधार का एक समान लक्ष्य था इन दोनों का, इसके बारे में स्पष्ट करें, समझाइए फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन ओपन कर लीजिए और एक एक करके सभी क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू जलियांवाला बाग मैसेकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जलियांवाला बाग मैसेकर को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो मैसेकर है ये हुआ था क्योंकि अमृतसर में नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, उसकी वजह से। दूसरा, जनरल डायर जो है इसने पर्सनली यहाँ पर ऑर्डर दिया था अपने सोल्जर्स को कि वो निहत्थे क्राउड के ऊपर में बिना किसी वार्निंग के गोली चला दे। तीसरा, जो हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन बना, इसने जनरल डायर को सजा दी, वो भी मौत की सजा। एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यहां पर से अगेंस्ट में शुरू किया गया, मतलब ये रिकमेंडेशन दिया गया था यहां पर इस कमीशन की साइड से। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है रिगार्डिंग जलियांवाला बाग मैसेकर, फटाफट बताओ।
ऑप्शंस आपके प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी 1 2 एंड 3 ओनली, मतलब तीनों सही हैं। जल्दी लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूं दोस्तों, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या ये मैसेकर इसलिए हुआ था क्योंकि नेशनल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था अमृतसर में? जी बिल्कुल, इस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरा, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था अपने सोल्जर्स को यहाँ पर यह हरकत करने के लिए? जी बिल्कुल, ये भी सही बात है। तीसरा, हंटर कमीशन ने रेकमेंड किया कि जनरल डायर को सजा दी जाए? नहीं, जनरल डायर रिजाइन करके चले जाओ, बस, सजा नहीं दी गई थी। ठीक है, थर्ड वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहां पर ये प्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको यहां पर ये 4 इवेंट्स दिए गए हैं, बताइए चारों में से, चारों इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है, यानी एक के बाद एक क्या सटीक तरीके से चीजें हुई हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले रॉलेट एक्ट पास होता है, फिर गांधी जी का सत्याग्रह लॉन्च होता है, फिर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर यहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैनेज करो, लगाओ कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आपके यहां पर ऑप्शंस ये हैं 1 3 2 4, 2 1 3 4, 1 2 3 4, 3 1 2 4। बताओ क्या होना चाहिए उत्तर। पॉज करो वीडियो और लिखो आंसर। पार्टिसिपेशन होगा तभी क्वेश्चन नेक्स्ट डे से लगेंगे, अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को लगाने में दोस्तों, ये आपको पता है। फिर अब रिकॉर्ड भी करने में समय लग रहा है, तो पार्टिसिपेशन होगा तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सभी लोग यहाँ पर मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लेक्चर देखा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से ये अपने आप में ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा हुआ है, तो इसलिए 1 2 3 4 यानी कि सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और अगला प्रश्न बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज, एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा वर्टिकल कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपके सामने यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रेजेंट है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी रेनाउंस्ड ब्रिटिश टाइटल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो इसके बाद वो कौन व्यक्ति थे जिनको टाइटल दिया गया था, एक वो टाइटल उन्होंने त्याग दिया कि अंग्रेजों रखो अपने पास अपना टाइटल, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी चेतोर शंकरन नायर, या फिर डी एनी बेसेंट। बताइए क्या सही उत्तर होना चाहिए। नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है। तो दोस्तों बता रहा हूं इसका आंसर, वो टाइटल नाइटहुड का दिया गया था, और किन को दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। इन्होंने अपना टाइटल त्याग दिया इस पूरी घटना के बाद। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टिंग एंड और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ चेतुर शंकरन नायर। ठीक है, चेतुर शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर क्या किया था वो आपको नहीं बताना है, यानी कि इसमें क्या रोल प्ले किया था इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये कमिश्नर थे, कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी थे हंटर कमीशन में, या फिर इन्होंने जनरल डायर को डिफेंड किया था कोर्ट में, या फिर उन्होंने पब्लिकली निंदा की थी माइकल ओ डायर की जिसकी वजह से इनको डिफेमेशन फेस करना पड़ा, या फिर इन्होंने यहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, पब्लिक प्रोटेस्ट को लीड किया अमृतसर में इस हत्याकांड के बाद। बताइए क्या यहाँ पर सही उत्तर है चेतुर शंकरन नायर जी को लेकर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली निंदा की माइकल ओ डायर की, जिसके बाद इनको डिफेमेशन के केस में कह सकते हैं कि मतलब डिफेमेशन का जो इल्जाम है इनके ऊपर में लगाया गया। चलिए अब दोस्तों जो दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, वो क्वेश्चन आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट वाला जो हमने दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया था ना, उसी के रिस्पॉन्स में ये वाले क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है, विद रेफरेंस टू इंडियन प्लेट टेक्टोनिक्स, भारत की जो इंडियन प्लेट टेक्टोनिक्स है इसके रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडियन प्लेट है इसको बॉर्डर करती है अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है इंडियन प्लेट का, यानी कि जो हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, उसी से हिमालयाज और तिब्बतन प्लेट्यू बना है। तीसरा, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं ये ज्यादा डेंसर, ज्यादा गहरी होती हैं ओशन प्लेट से, इसलिए ओशन प्लेट के नीचे वो आराम से धंस जाती हैं। तो बताइए तीनों में से वो कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग इंडियन प्लेट टेक्टोनिक्स? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताओ फटाफट। तो क्या पढ़ाया था? इंडियन प्लेट, अरेबियन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक
चारों प्लेट के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, तो यानी कि हमारा ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट, सॉरी अच्छा इसमें पैसिफिक प्लेट भी है ना, पैसिफिक प्लेट यहाँ पर नहीं है, तो अरेबियन, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन, तो इस वजह से यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों वो भी हमारा गलत हो गया। दूसरा, जब यहाँ पे हमारी प्लेट ऊपर जा रही है तो वो हिमालयाज और तिब्बतन प्लेट्यू को उन्होंने जन्म दिया है, जी बिल्कुल सही बात है, जब वो टकराए तो मैंने आपको बताया हिमालयस फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने। तीसरा, कॉन्टिनेंटल प्लेट ज़्यादा गहरी होती हैं ओशन प्लेट से, ऐसा नहीं है, ओशन प्लेट ज़्यादा गहरी होती हैं, पतली होती हैं, जो नीचे धंस जाती है आराम से, ना कि कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो तीसरा भी गलत है, फर्स्ट थर्ड गलत है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर 8 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक प्लेट का रूल नहीं था उसमें, तो याद रखिएगा जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है, तो सेशन भले ही थोड़ा सा लंबा हुआ हो, लेकिन बहुत कुछ आज के सेशन के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसा लगा सेशन, नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। बाकी जो ये पीडीएफ आपने देखी है ना, एक पीडीएफ मैं आपको ये दिखा देता हूँ जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है ना, साथ ही साथ में ये आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं विद प्रॉपर फोटोज़। ये पीडीएफ यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए। करना क्या है, आपको सीधा एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है ये, ठीक है, और इस व्हाट्सअप नंबर पर जाना और मैसेज कर देना। ये नंबर है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने आपको सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये जो पीडीएफ आपको दिखाई गई हैं, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाओगे, पूरा प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।